प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का विषय है शैक्षिक अध्ययन और आज का मेरा टॉपिक रहेगा शैक्षिक अध्ययन का सिलेबस। शैक्षिक अध्ययन फर्स्ट पेपर जो एमएड फर्स्ट ईयर में जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा से निर्धारित किया गया है, उसमें फर्स्ट पेपर का नाम है शैक्षिक अध्ययन। इसमें कौन कौन सी इकाई में कौन कौन सी विषय वस्तु को समाहित किया गया है, इन विषय वस्तुओं में हमें पहली इकाई में, दूसरी इकाई में, तीसरी इकाई में, चौथी इकाई में, पांचवी इकाई में कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है, इन सारी बातों पर आज हम गहनता से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको संपूर्ण एमएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा की थी। वो सिलेबस आपको मैंने 800 अंक का बताया था। 800 अंक के अंतर्गत कौन से पेपर कितने अंक का होगा, इंटरनल कितने अंक के होंगे और कंपलसरी पेपर कौन कौन से होंगे, स्पेशल पेपर कौन सा होगा, ऑप्शनल पेपर कौन से होंगे, प्रायोगिक कार्य कौन से होंगे एवं फील्ड वर्क कार्य कौन से होंगे, उनमें कितने कितने अंकों का विभाजन किया गया है, उसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे चर्चा की थी और आपने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और आपको जो वीडियो भेज रहा हूं बहुत महत्वपूर्णता रखते हुए इनको आप गहनता से देखें और सुनें। जब मैंने संपूर्ण सिलेबस की आपको बात की थी तो संपूर्ण सिलेबस में पहला कंपलसरी पेपर हमारा है शैक्षिक अध्ययन। इस शैक्षिक अध्ययन पहला हमारा कंपलसरी पेपर आता है। इसका भी 80 अंक का पेपर विश्वविद्यालय का होगा और 20 अंक इसके इंटरनल रखे गए हैं। पूरा 100 नंबर इसमें माने गए हैं। 100 अंक का ये पूरा संपूर्ण पेपर माना गया है। इस शैक्षिक अध्ययन के सिलेबस की आज हम गहनता से चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो मैंने संपूर्ण सिलेबस की बात की थी, आज मैं शैक्षिक अध्ययन के सिलेबस की बात करूंगा। क्योंकि हम एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं तो हमें बहुत धैर्यपूर्वक इसको समझना है। शैक्षिक अध्ययन के सिलेबस की बात करें तो शैक्षिक अध्ययन का सिलेबस 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है, 5 यूनिटों में विभक्त किया गया है। इन 5 यूनिटों में अलग अलग विषय वस्तु को इसमें समाहित किया गया है। पहली इकाई में अलग विषय वस्तु, दूसरी इकाई में अलग विषय वस्तु, तीसरी इकाई में अलग विषय वस्तु, चौथी इकाई में अलग विषय वस्तु, पांचवी इकाई में अलग विषय वस्तु। इन सारी 5 इकाइयों में से हमें विश्वविद्यालय का जो पेपर है वो आता है और जब छात्रों को हम इसका गहन अध्ययन कराते हैं तो कई बातों को समझाने का उनका प्रयास करते हैं कि आपको संपूर्ण सिलेबस इसमें पढ़ना है। जब शैक्षिक अध्ययन के सिलेबस में हम इकाइयों की बात करें तो आज मैं 2 इकाइयों को आपको समझा रहा हूं। 2 इकाइयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे, बाकी के अगले वीडियो में हम 3 इकाइयों के बारे में बताएंगे। तो पहली इकाई में जो हमारा है यूनिट फर्स्ट में जो चीजें बताई गई है शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति। इसमें शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में बताया गया है कि पेपर का नाम है शैक्षिक अध्ययन और शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति क्या है। मेन जो हेडिंग है उसका शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति। शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति में शैक्षिक अध्ययन का अर्थ हमें पढ़ना है कि कौन शैक्षिक अध्ययन का अर्थ क्या है, हम शिक्षा से किस प्रकार समझें, शिक्षा क्या है,
शिक्षा हमें सर्वांगीण विकास की ओर किस प्रकार से ले जाती है, शैक्षिक अध्ययन का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, परिप्रेक्ष्य, लक्ष्य, मूल्य एवं शैक्षिक मुद्दे, इन सब बातों पर हम शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति को जानेंगे। जब हम प्रकृति की बात करें, शैक्षिक अध्ययन के अर्थ को हम जान जाएंगे, इसकी परिभाषा को जान जाएंगे, इसकी अवधारणा को जान जाएंगे, इसके परिप्रेक्ष्य में हम जान जाएंगे, लक्ष्य और मूल्य को समझ पाएंगे एवं सारे शैक्षिक मुद्दे कौन कौन से हैं इनके बारे में जान पाएंगे, तो हमें कई प्रकार की जानकारी शैक्षिक अध्ययन की हमें मिलेगी। क्योंकि हम शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, हमने बीएड में भी पढ़ा है, बीएड में भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शिक्षा के बारे में कि हम बालकों को क्यों शिक्षा दे रहे हैं, बालकों का सर्वांगीण विकास क्यों करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा दी है, महर्षि दयानंद ने क्या बताया है, कई प्रकार के जो हमारे जो विद्वान साथी उन्होंने क्या इसके बारे में बताया, उन सारी चीजों को हम पढ़ करके आए। लेकिन जब एमएड में हम चर्चा करें तो शैक्षिक अध्ययन का अर्थ क्या है, हम इसके अर्थ को कैसे जाने, इसके अर्थ में क्या बताया गया है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से निर्धारण की गई है, इसके परिप्रेक्ष्य को जाने कि क्यों हम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसके लक्ष्य क्या है, मूल्य क्या है और शैक्षिक मुद्दे कौन कौन से, इसके बारे में हम गहनता से इसमें अध्ययन करने का कार्य करेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे। आप इसको सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखें और अपने जो रिलेटेड पुस्तक है उसका आप संकलन करें, क्योंकि जब हम इसको पढ़ाएंगे तो एक एक चीज को लेकर के हम चलेंगे। शैक्षिक अध्ययन की अर्थ, भूमिका, इसकी अवधारणा, इसके लक्ष्य, मूल्य, कई प्रकार के मुद्दे, इनको हम एक एक चीज को आपको समझाने के, लिखाने का प्रयास करेंगे, आप उसको गहनता समझेंगे। लेकिन आज हम सिलेबस की इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा है इसमें शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति में ही शैक्षिक अध्ययन के पारिभाषिक सिद्धांत। शैक्षिक अध्ययन के पारिभाषिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक अध्ययन के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, उनको हम गहनता से सीखें, सिद्धांतों को समझें, ये भी हम इसके अंतर्गत बताएंगे। तीसरा है शैक्षिक अध्ययन के क्षेत्र और शैक्षिक अध्ययन एक अनुशासन के रूप में। जब हम शैक्षिक अध्ययन पर विचार कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति पर जो जोर दे रहे हैं, तो हम शैक्षिक अध्ययन के क्षेत्र को भी जानें, प्रकृति और क्षेत्र। क्योंकि प्रकृति को जानेंगे फिर इसके क्षेत्र और शैक्षिक अध्ययन के अनुशासन के रूप में किस प्रकार से हमें ये प्रतीत होता है, किस प्रकार हम शैक्षिक अध्ययन के अनुसार अनुशासन के रूप में हम किस प्रकार इसको मान सकते हैं, हम छात्रों को इसका ज्ञान क्यों देना चाहते हैं, एमएड के लिए ये क्यों निर्धारण किया गया है, इस पेपर का चयन विश्वविद्यालय ने क्यों किया, इसमें ऐसी क्या विषय वस्तु समाहित की गई है जो अध्यापक के लिए बहुत उपयोगी है, इन सारी चीजों पर भी इस पर हम बताएंगे। अनुशासन के रूप में किस प्रकार से इसमें बताया गया है, तो ये भी एक फर्स्ट यूनिट में हमारी जो सारी चीजें हैं वो बताई गई है, जिसमें शैक्षिक अध्ययन की प्रकृति में शैक्षिक अध्ययन का अर्थ हम समझेंगे, अवधारणा हम समझेंगे, इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे, लक्ष्य मूल्य के बारे में जानेंगे और शैक्षिक मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है अध्ययन के पारिवारिक सिद्धांतों के बारे में पढ़े, शैक्षिक अध्ययन के कौन कौन के सिद्धांत है, शिक्षा के अगर सिद्धांतों की बात करें तो हम इनके सिद्धांतों को भी जानेंगे। शैक्षिक अध्ययन के क्षेत्र, क्षेत्रीय और शैक्षिक अध्ययन अनुशासन में किस प्रकार से उपयोगी रहता है, इन सारी चीजों को फर्स्ट यूनिट में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में इन सारी चीजों को पढ़ करके और हम इनके प्रकृति और क्षेत्र के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। ये हमारा कार्य है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत माना गया है। इसके अंतर्गत हम पूरी चीजों को हम समाहित करेंगे, ये हमारे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत मानी गई है। दूसरी यूनिट हमारी सेकेंड यूनिट आती है। सेकेंड यूनिट की अगर हम चर्चा करें तो सेकेंड यूनिट में भी हमें शैक्षिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में गहनता से चीजें हमें समझानी है। अंतर विषय ज्ञान के रूप में शिक्षा, वो अंतर विषय ज्ञान कौन कौन सी है, उसके रूप में शिक्षा किस प्रकार से हम बता सकते हैं, उनके बारे में इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे सेकेंड यूनिट में। तो पहले अगर बात करें शिक्षा की अनुशासनात्मक प्रकृति, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन और अर्थशास्त्र।
शिक्षा के अनुशासनात्मक प्रकृति में अगर हम बात करें अंतर विषय ज्ञान के रूप में शिक्षा को, तो दर्शन की बात करें। दर्शन क्या है? दर्शन को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, किस प्रकार से दर्शन का ज्ञान हम बालकों को दे? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक जब बनता है, एक कुशल अध्यापक जब बनता है, तो उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो मनोविज्ञान जो मन की बातों को जान सके, जो बालक की रुचि अभिरुचि योग्यताओं को पहचान सके, मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक में होना चाहिए। जब तक हम मनोविज्ञान को नहीं पढ़ेंगे, अध्यापक बालकों की रुचि को नहीं जान पाएंगे, अभिरुचि को नहीं जान पाएंगे, हम योग्यता के हिसाब से उनको वर्क नहीं दे सकेंगे, उनकी क्षमता के अनुसार हम नहीं दे सकेंगे, उनकी चीजों को हम पहचाने। तो रुचि अभिरुचि योग्यता क्षमताओं का ज्ञान भी हम मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये भी चीजें इसके अंतर्गत हम अंतर विषय ज्ञान के रूप में हम शिक्षा के अंतर्गत इसको ले सकते हैं। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का भी ज्ञान हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। अगर वो समाज से दूर चला जाएगा या तो भगवान बन जाएगा या पशु हो जाएगा। ये बात अरस्तु ने कहा है। तो ये हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का ज्ञान भी हमें देना अति आवश्यक हो जाता है। अंतविषय ज्ञान के रूप में अगर हम सहसंबंध करवाएं तो कई बातें इसके अंतर्गत आती है। इन सारी चीजों की आवश्यकता जब हम बालक समाज से निकल करके आता है, स्कूल में जाता है, तो विद्यालय भी एक सामाजिक अंग होता है, समाज से जुड़ा हुआ ही होता है, और अध्यापक भी समाज से जुड़ा हुआ होता है। इन सारी चीजों का ज्ञान के लिए हम समाजशास्त्र का अध्ययन भी हमें, उसका ज्ञान भी अति आवश्यक हो जाता है। तो अंतर विषय संबंध के ज्ञान के रूप में भी हम शिक्षा से इसको जोड़ सकते हैं, समाजशास्त्र को इसको जोड़ सकते हैं। इसलिए हमें सामाजिक अध्ययन, सामाजिक रूप से समाज का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। सामाजिक ज्ञान हमें अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए इनको भी हमें इसके अंतर्गत बताना होता है। प्रबंध, किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, प्रबंध किस प्रकार से अंतर विषय ज्ञान के रूप में शिक्षा में अनुशासनात्मक प्रकृति में दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, किस प्रकार से हम प्रबंध करें, और प्रबंध करते हुए हम किस प्रकार से व्यवस्था दें। जैसे हम कोई अध्यापक होता है, वो स्कूल में उनका दायित्व दिया जाता है, स्कूल का दायित्व जब उनको दिया जाता है तो किस प्रकार से स्कूल का वो प्रबंध करें, किस प्रकार की व्यवस्था वो करें, इन सारी चीजों को इसके अंतर्गत हम सीख पाएंगे। ये भी बातें हमको बतानी होगी। तो प्रबंधन जो है, प्रबंध का कार्य भी इनको बताया जाए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी अति आवश्यक हो जाता है। कहते हैं पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। अर्थशास्त्र, अर्थ की आवश्यकता सबको रहती है। आज अर्थ के अंतर्गत हम देखें तो अर्थ की सबको आवश्यकता, अर्थ कमाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, और कमाने के लिए हम सारा प्रयास करते हैं। अच्छा हम कार्य करें, अच्छी आमदनी हमें हो, अच्छा हम अपनी व्यवस्थाओं को देखें, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत सारी चीजें बढ़ती है। हम उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा माल बिक नहीं पा रहा, हमें अर्थ की ज्यादा नहीं हो पा रहा, मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका मुनाफा हमें नहीं मिल पा रहा। ये सारी चीजें अर्थ के अंतर्गत आती है। हम अर्थ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये अर्थशास्त्र का ज्ञान भी हमारे अंतर्गत हमें, तो अंतविषय इस ज्ञान के रूप में अगर सहसंबंध में अर्थशास्त्र का भी ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है। जब मनुष्य समाज में रहता है, समाज में वो शिक्षा प्राप्त करता है अध्यापकों के द्वारा। अध्यापकों को हम शैक्षिक अध्ययन का जो सिलेबस बता रहे, उनमें शिक्षा की दृष्टि से हम उनमें अंतर विषय संबंधों के ज्ञान के रूप में शिक्षा जब हम ग्रहण करवाते, उससे संबंध इनके लिए हम करवाते, तो कई प्रकार की बातें आती। बीएड में भी हमने कई विषयों के साथ संबंध को रिलेशन करवाया था। इतिहास के साथ को रिलेशन, आपके दर्शन के साथ को रिलेशन, आपके समाजशास्त्र के साथ को रिलेशन, अर्थशास्त्र के साथ आपको सहसंबंध करवाया। तो क्यों करवाया था, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि एक सामाजिक तौर पर इन सभी की आवश्यकता होती है। बालक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए इनके बिना कार्य नहीं कर चल सकता। इसलिए शिक्षा के अनुशासनात्मक प्रकृति में अगर देखें तो दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध, अर्थशास्त्र, सारी व्यवस्था हम इसके अंतर्गत ले सकते। तो ये भी कार्य इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। इसकी बातों पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगले बात करें हमें ज्ञान का व्यवहारिक निर्माण करने के लिए, तो ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण करने के लिए अगर हम बात करें तो ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण करने के लिए अनुशासनात्मक सीमाओं से संबंधित भी हम
कई बातें बताते हैं। किस प्रकार ज्ञान का व्यवहारिक निर्माण करें, किस प्रकार से शिक्षा हम प्राप्त कराते हुए अनुशासनात्मक सीमा है, कौन कौन सी सीमा है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पर उसके ज्ञान हम उनके लिए करा सकते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत हम द्वितीय इकाई के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको बताते हैं। और ज्ञान की एक व्यवहारिक रूपरेखा भी इसको हम बनाते हैं, किस प्रकार शिक्षा की हम एक व्यवहारिक रूपरेखा बनाए उसके बारे में हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे और पूरी चीजें एक एक बातों को हम लेंगे। तीसरी बात है शिक्षा और अग्रसर चुनौतियों में विज्ञान और तकनीकी का योगदान। किस प्रकार विज्ञान और तकनीकी का योगदान, शिक्षा और अग्रसर चुनौतियों में विज्ञान और तकनीकी का योगदान किस प्रकार से। अगर हम बात करें शिक्षा की अग्रसर चुनौतियों की, तो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें हम विज्ञान और तकनीकी का योगदान इसमें शामिल कर सकते हैं। शिक्षा में कई प्रकार की चुनौतियां ऐसी आती है जहां पर हमें जूझना पड़ता है, रुकावट पैदा करती है, हम आगे बढ़ने में हमें कठिनाई होती है। उन चुनौतियों को पार करते हुए विज्ञान और तकनीकी का योगदान हम ले। आज हम विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, शिक्षा पहुंचने में हमारे अग्रसर चुनौतियां हैं, वहां पर नहीं पहुंच पा रही, जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम रास्ते हैं, दुर्गम स्थान है, जहां पर शिक्षा नहीं पहुंचा पा रहे, वहां की भी हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। वो विज्ञान और तकनीकी का योगदान के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग भी समय समय पर करते रहना चाहिए और इनके बारे में छात्रों को बताएं कि विज्ञान का प्रयोग हम किस प्रकार से करें, तकनीकी का प्रयोग योगदान किस प्रकार से ले, किस प्रकार समाहित करके नई नवाचारों के द्वारा हम शिक्षा का प्रयोग इसके अंतर्गत करने का प्रयास करें। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती है। इससे शिक्षा और अग्रसर चुनौती में विज्ञान और तकनीक का बहुत ज्यादा योगदान है, इसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ये भी कार्य इसके अंतर्गत बताया गया है। अगला है गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा के मूल्यात्मक मुद्दे और साथियों की भूमिका, अधिकार एवं कर्तव्य। गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए, जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण जीवन है, हम अच्छे जीवन के लिए शिक्षा के मूल्यात्मक मुद्दे कौन कौन से, ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करें। ऐसे शिक्षा के लिए जीवन में जो गुणवत्तापूर्ण जीवन है उनके लिए हम मूल्यात्मक मुद्दे अपनाएं। किस प्रकार से हम अपने जीवन को अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं, साथियों की भूमिका इसमें क्या रहेगी, जिसको जो मूल्यात्मक मुद्दे हैं उनमें हमारे साथियों की क्या भूमिका रहती है, हमारे जो साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी क्या भूमिका है, जिसमें हम अच्छी शिक्षा के बारे में अपना विचार कर सकते हैं, अच्छे गुणवत्तापूर्ण अपने जीवन में बच्चों को अच्छा बता सकते हैं। ये सारे साथियों की भूमिका भी इसके अंतर्गत मानी गई है, इसके लिए भी हम इसमें बता सकते हैं। हमारे अधिकार कौन कौन से, इसमें किस प्रकार से हमारे अधिकारों को बता सकते हैं, बच्चों को अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, मूल्यों के बारे में बता सकते हैं, कर्तव्य के बारे में बता सकते हैं, हमारे कौन कौन से कर्तव्य है, उन कर्तव्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। अधिकार हमारे कौन कौन से अधिकारों को हम प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ हमें सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई है, इन सुविधाओं को हम किस प्रकार से लाभ उठाएं, इन अधिकारों को हम कैसे प्राप्त करें। शिक्षा का हमारा अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया, इनका हम लाभ उठाएं, कोई भी निरीक्षण नहीं रहे, सब साइकिल, तो ये अधिकारों को हमें प्राप्त करना है। बालकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार बताए गए, विद्यार्थियों को अधिकार दिए गए, अपने कर्तव्य कौन कौन से, हमारे कर्तव्यों को हम जाने, कर्तव्यों को पहचाने, इस सारी चीजों को हम बताएंगे इसके अंतर्गत। वो भी इनके द्वारा हम अधिकार कर्तव्य को किस प्रकार से जान सकते हैं और किस प्रकार उन कर्तव्यों के अनुसार हम किस प्रकार से चल सकते हैं, हमारे जो समाज में रहने के जो कर्तव्य वो किस प्रकार से निर्वाह हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम परिवार में रहकर हम कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं, किस प्रकार से विद्यार्थी जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं, किस प्रकार से माता पिता के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हो सकते हैं, गुरुजनों के प्रति कर्तव्य क्या हो सकते हैं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य हो सकते हैं। इन सारी चीजों को हमें देखना होगा और अधिकार कर्तव्य मूल्य इन सारी चीजों पर हमें उनको एक एक चीज आपको इसमें समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इकाई जो आपकी शैक्षिक अध्ययन की बनाई गई है बहुत सोच समझ के बनाई गई, क्योंकि अध्यापक को बहुत जिम्मेदारियां हो जाती है। एक अध्यापक बनने के लिए हम कई प्रकार के कार्य इसमें करते हैं, तो ये भी बात है इसके अंतर्गत मानी गई। विकास के साथ शिक्षा की गतिशील संबंध
और विकास के साथ शिक्षा के गतिशील संबंधों के बारे में इसमें चर्चा करने किया बातें बताई गई है कि विकास के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध कौन कौन से। आज विकास तो हो रहा है, लेकिन शिक्षा के गतिशील संबंध किस प्रकार से इनमें हमें बताना है, किस प्रकार से शिक्षा आगे चलती हुई रहे, गतिशील रहे, इनके बारे में भी हमें कई प्रकार से संबंध इसमें बताने होते हैं। क्योंकि जब तक शिक्षा आगे नहीं जाएगी तब तक हम विकास नहीं कर सकते। शिक्षा से ही हमारा विकास होगा, मानव का विकास होगा, विद्यार्थियों का विकास होगा, समाज का विकास होगा और राज्य और राष्ट्र का विकास होगा। तभी हम शिक्षा की जो गतिशील संबंध है उसके बारे में हम बता सकेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो विकास के साथ शिक्षा के गतिशील संबंधों के बारे में भी इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक अध्ययन का जो सिलेबस है वो मैंने एक एक बिंदु जो कि इंग्लिश में छपा हुआ है उसका हिंदी करने का प्रयास आपको किया है, क्योंकि हिंदी करना, हिंदी समझाना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मैंने अपने जो हिसाब से जो अपने जो जितना योग्यता थी उसमें मैंने इसका जो वर्जन है हिंदी का वो करने का प्रयास किया है और एक एक बिंदु को आपको इंग्लिश से हिंदी करके आपको एक सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। और मैंने आज 2 यूनिटों पर आपको प्रकाश डाला है। अगली वीडियो लेकर के तीसरी, चौथी और 5वीं पर 3 यूनिट पर हम प्रकाश डालेंगे। और इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।